हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है चैप्टर 4 एनर्जी, क्लास 8 का है, आईसीएससी का। इस चैप्टर में जो आप कंसेप्ट पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे वर्क क्या होता है और एक होता है एनर्जी। आज मैं यही दो टॉपिक इसमें डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो है आपको जो है न्यूमेरिकल कराऊंगी। पहले इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझो, फिर इसके बाद जो है आगे चलेंगे। अब देखो, जैसे हमारी रूटीन लाइफ में हम बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, वर्क। वर्क, हमने बहुत सारा काम किया, लॉट ऑफ वर्क। तो कहने का मतलब है जैसे हम खेलते हैं, वी प्ले, वी प्ले, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। आप स्टेयर चढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, तब भी आप बोलते हो हमने बहुत काम किया। ठीक है। तो पैडल, पैडल साइकिल या बाइसिकल, तो हम कहते हैं हमने काम किया। अब देखो इस केस में क्या हुआ कि वी गो टू स्कूल, ये आपका घर है, दिस इज हाउस, और आप जो है स्कूल गए। ठीक है, ठीक है। अगर आप पैदल जा रहे हो, आपने डिस्टेंस कवर कर रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये आपका स्कूल है। तो आपने डिस्टेंस कवर किया, तो ये क्या हो गया, आपने जो है वर्क किया। अब जैसे ये देखो, अगर मैं बोलूं कि ये छत है, ठीक है, आप यहाँ पे ये सीढ़ियां हैं, नीचे ये सीढ़ियां हैं। ठीक है, दिस इज ए ग्राउंड फ्लोर, दिस इज ए फर्स्ट फ्लोर। तो आप अगर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हो, तो दैट मीन आपने डिस्टेंस कवर किया, तो दैट इज कॉल्ड कि आपने कोई वर्क किया। लेकिन कई बार क्या होता है, वर्क जो है हम बोल देते हैं रीडिंग ए बुक। रीडिंग ए बुक, आप एक जगह पे बैठ के बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहते हो कि हम थक गए। लेकिन थक गए, वो आप मेंटली थके, लेकिन आपने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। डिस्टेंस यहाँ पे कुछ भी कवर नहीं हुआ। तो जब डिस्टेंस कवर नहीं होगा, तो फिजिक्स इस डेफिनेशन को नहीं मानता कि आपने कोई काम किया। मतलब अगर आप बोल भी देते हो कि हमने बुक रीड किया, स्टडी किया, तो आपका ये काम माना नहीं जाता। फिजिक्स इस डेफिनेशन को नहीं मानता। अब देखो फिजिक्स कैसे मानेगा। फिजिक्स में ये कहते हैं कि जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इसकी पोजीशन ए है यहाँ पे। तो जब आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब अपनी पोजीशन जो है चेंज करेगी। दैट इज कॉल्ड, ये बॉडी जो है पोजीशन बी पे आ गई। तो यहाँ पे उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, तो फिजिक्स इस डेफिनेशन को मानता है। फिजिक्स ये कहता है कि आपने काम किया। तो मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलेगा, वर्क डन जो हुआ वो फोर्स इंटू डिस्टेंस। W फॉर वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू फोर्स, ये फोर्स है, यहाँ पे ये डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, दिस इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है आपका वर्क माना जाता है जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करेगी, तो हम कहेंगे कि आपने काम किया। अगर मैं अब इसके यूनिट की बात करूं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द रिलेशन, मतलब वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये वाला रिलेशन लिखोगे कि W इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है। तो अगर आपको बोला जाता है अब कि यूनिट लिखो, यूनिट ऑफ वर्क, तो आप यूनिट ऑफ वर्क कैसे बनाओगे वो देखो। आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूला लिखा, W इक्वल टू एफ एस। यहाँ पे ये वर्क डन है, ये वर्क है, ये फोर्स है, और ये जो है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपकी बुक में डिस्टेंस यूज किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो वर्क जो है, वर्क का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो होते हैं जूल, और फोर्स के जो यूनिट होते हैं न्यूटन, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं मीटर। ठीक है, तो आपके पास जो रूल बन गया, 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, मैं इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, न्यूटन
मीटर। जहां आप लिखोगे 1 जॉल इक्वल टू न्यूटन न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसके शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख लो आप इसी को, 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर। अगर आपको पूछा जाता है कि 1 जूल किसके इक्वल होता है तो आप लिखोगे 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि फोर्स के यूनिट लिखो तो फोर्स के यूनिट जो है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट जो है वो क्या होते हैं, मीटर होते हैं, और वर्क के यूनिट कौन से होते हैं, जूल्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको पूछा जाता है कि डिफाइन करो, डिफाइन 1 जूल को डिफाइन करो, तो 1 जूल को जब डिफाइन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, बॉडी मतलब यहाँ पे कोई स्टोन ले लो या कार ले लो, कार कोई रुक गई है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, अगर आप कोई यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये जो है बॉडी जो है मूव करेगी। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और इसकी पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी। ये इसकी पोजीशन ए थी, ये इसकी पोजीशन बॉडी की बी है। ठीक है, तो मतलब कहने का कि डिफाइन करने के लिए कि 1 जूल कैसे डिफाइन करते हैं तो आप लिखोगे कि 1 फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब आपने 1 फोर्स जो है इस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तो उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो ये बन जाता है 1 जूल। आपकी बुक में सेम लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हो कि 1 जूल की जो डेफिनेशन है वहां पे ये लिखी हुई है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे ये जो है 1 न्यूटन फोर्स जो है न्यूटन में मापी जाती है, तो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब आपने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तो बॉडी मूव्स 1 मीटर मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस तरफ फोर्स लग रही है, फोर्स इस तरफ लग रही है तो बॉडी भी इस तरफ ही मूव करेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, 1 जूल। ठीक है, अब देखो इसके यूनिट है 1 किलो जूल जो है, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल के इक्वल होता है। ये आपको छोटी छोटी टर्म्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। 1 मेगा जूल इसके इक्वल होता है तो आप लिखोगे इक्वल टू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। ये आप छोटी छोटी टर्म जो है लिख सकते। ठीक है जी, अब इसके बीच में कुछ आता है कि कंडीशंस कौन सी हैं जो वर्क को होने के लिए चाहिए। मतलब सबसे पहले है, या तो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप कुछ भी जोड़ सकते हो एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये कोई टेबल है, ये टेबल है, यहाँ पे कोई बुक पड़ी हुई है। ठीक है, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, आप इस बुक को पिक करते हो, मतलब यहाँ से उठा लेते हो, उठा के अपने हाथ में ले लेते हो, तो कहने का मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये हॉर्सेस हैं तो ये पीछे कार्ट को खींच रहे हैं, हॉर्सेस जो है कार्ट को खींच रहे हैं, तो दैट मीन वर्क जो है हुआ। ट्रेन, ट्रेन जब बोगियों को खींचती है तो उसको भी ट्रेन इज मूविंग, जब ट्रेन मूव कर रही है तब भी हम कहेंगे कि ये वर्क डन हुआ। ठीक है, उसके बाद है कि जैसे आप कह सकते हो, ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे सीढ़ियां हैं, आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आते हो, ये मान लो ग्राउंड फ्लोर है और आप इस फ्लोर पे आ रहे हो तो दैट मीन आपने डिस्टेंस कवर किया, तो कहने का मतलब इसको हम वर्क डन जो है मानेंगे। मान लो कोई कार जो है एक्सीडेंट में ब्रेक हो जाती है, जहां एक्सीडेंट हो जाता है कार का, तो आप कार को जब वर्कशॉप में लेके जाओगे, वर्कशॉप में लेके जाओगे तो यहाँ पे भी वर्क जो है माना जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्कूल में फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो तो आप जब बॉल को हिट करते हो तो रनिंग टुवर्ड द गोल, ठीक है, तो यहाँ पे गोल करते हो तो आपने जो है वर्क किया, क्योंकि फुटबॉल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गई। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल थे। अब देखो इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं कि जैसे वर्क डन है, जो हम बोलते हैं वर्क, वर्क जो है वो बाय फोर्स होता है, बाय फोर्स, फोर्स। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है,
आप बाय फोर्स आप जो है उसका साइज चेंज कर सकते हो, आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है, शेप चेंज कर सकते हो। तो मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे। जैसे मान लो आप कार चला रहे हो, तो आपने स्टेयरिंग घुमा रहे हो, तो आप जो है कार को बाय फोर्सली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन चेंज करना मतलब यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो दैट इज कॉल्ड कि आपने वर्क किया बाय उसकी जो पोजीशन बाय फोर्स, और आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब जैसे साइज का एग्जांपल लें, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई रबड़ बॉल है, तो आप इसके ऊपर हाथों की फोर्स इधर से भी लगा रहे हो, इधर से भी लगा रहे हो, तो ये बॉल का साइज जो है शेप चेंज हो जाती है, यहाँ पे जो है स्क्वीज हो जाएगी, तो ये आप कहोगे कि आपने वर्क किया, ठीक है। साइज, आप इसके साइज को, जैसे साइज में, सॉरी, यहाँ पे आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो ये आपके पास रबड़ बैंड है, आपने इसको स्ट्रेच किया, रबड़ बैंड को इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा, तो ये रबड़ बैंड जो है इस तरह की शेप ले गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, उसका साइज चेंज कर दिया। उसका साइज पहले इतना था, बाद में आपने जब उसको स्ट्रेच किया दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, तो इसका साइज चेंज हो गया। अब बात करते हैं शेप चेंज होना। ये आपके पास रबड़ बॉल है, आपने यहां से भी उसको जो है प्रेस किया और इधर से भी प्रेस किया हाथों से, तो इसका साइज जो है स्मॉल हो गया, दैट इज कॉल्ड आपने उसकी शेप चेंज कर दी। एक और एग्जांपल देते हो, टूथपेस्ट होता है जो घर में आप यूज करते हो, टूथपेस्ट, आप उसको जो है आप उसको प्रेस करते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे लेमन का एग्जांपल है, लेमन को आप स्क्वीज करते हो तो उसकी जो है शेप चेंज हो जाती है। अब देखो पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन बताती हूँ। मान लो आप बाय फोर्स पोजीशन चेंज कर सकते हो, कैसे? मान लो आपके पास यहाँ कोई स्टोन पड़ा है, ठीक है, बड़ा सा स्टोन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो यहाँ पे ये स्टोन बहुत बड़ा है, तो ये जब आपने फोर्स लगाई तो ये जो है यहाँ से हिला भी नहीं, यहाँ पे वो स्टेबल रहा, ठीक है। दैट मीन यहाँ पे आपने कोई भी काम नहीं किया, नो वर्क इज डन, ठीक है। अब ये स्टोन है, यहाँ पे ये स्टोन है, यहाँ पे मैंने फोर्स 3 गुना कर दी, फोर्स 30 न्यूटन कर दी, तो यहाँ पे ये जो है जब 30 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो ये स्टोन कुछ मूव करेगा, तो ये डिस्टेंस कवर कर गया, तो स्टोन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो यहाँ पे पोजीशन ए थी, यहाँ पे पोजीशन उसकी फाइनल बी हो गई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे वर्क हुआ, वर्क इज डन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ पोजीशन का। ये आपका एक रूम है, यहाँ पे बड़ा सा अलमीरा पड़ा है, अलमीरा, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, और ये फोर्स लगाने से आप इसको एक रूम से दूसरा, ये रूम सेकंड है, ये रूम सेकंड है और ये रूम फर्स्ट है, तो आपने फोर्स लगाई, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ और ये सेकंड रूम में आ गई, तो दैट मीन आपने कोई काम किया। इज दिस क्लियर? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है, कंडीशंस पूछी जाती हैं कि किस केस में काम हुआ, किस केस में काम नहीं हुआ, ठीक है। अगर देखो मान लो एक पर्सन है, यहाँ पे मान लो ये एक पर्सन है, इसने सिर के ऊपर भार उठा रखा है, ये कुली है, इसने अपने सिर पे भार उठा रखा है। अब देखो इसकी जो फोर्स है, ये यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। ये अभी आप बड़ी क्लास में पूछा जाता है, ये आपकी बुक में इसका दूसरे तरीके से दे रखा है, मैंने यहाँ पे देखो क्या कर रही हूँ, एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर मैंने W एफ एस और यहाँ पे जो है कॉस थीटा की वैल्यू 0 लगा दूं, तो यहाँ पे वर्क डन जो है 0 हुआ। कहने का मतलब है कुली ने कोई भी वर्क नहीं किया। जब वो कुली जो है स्टैंडिंग विद ए बॉक्स ऑन हिज हेड डज नो वर्क, तो उसने कोई भी, ये कुली है, उसने अपने सिर पे भार उठा रखा है और वो स्टैंडिंग
मतलब खड़ा है तो उसने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एंगल बनेगा 90। तो जब एंगल 90 बनेगा तो वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं माना जाता। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू मेन कंडीशन, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं मस्ट बी फुलफिल फॉर वर्क टू बी डन। ठीक है, तो मतलब टू कंडीशंस कौन सी हैं कि जिससे वर्क होता हुआ माना जाएगा। दो कंडीशन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर सकते हो। दो कंडीशन है कि आपको फोर्स मस्ट बी अप्लाई, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स मस्ट बी अप्लाई, फोर्स अप्लाई होना चाहिए। सेकंड, पोजीशन मस्ट बी चेंज, पोजीशन मस्ट बी चेंज, तो पोजीशन जो है चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, ये कोई स्टोन है, यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये स्टोन की पोजीशन ए है। जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर करने से इसकी पोजीशन चेंज हो गई, मतलब स्टोन जो है इस पोजीशन पे आ गया, ये पोजीशन बी। तो मतलब देखो इस कंडीशन में हमने फोर्स भी लगाया, पहली कंडीशन फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से उसने अपनी पोजीशन भी चेंज करी, तो दैट मीन वर्क जो है होगा, वर्क इज डन। लेकिन अगर इस केस में से अगर मान लो आप फोर्स नहीं लगा रहे, अगर आप फोर्स नहीं लगाते किसी बॉडी के ऊपर, तो देखो यहाँ पे स्टोन है, आप यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे या फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, तो ये स्टोन भी मूव नहीं करेगा। लेकिन जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो मस्ट बी मूव ऑन, तो वो मूव करेगा। अगर उसकी जो फोर्स है इस स्टोन से ज्यादा होगी तो वो मूव करेगा। तो ये इसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें ये कहती है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगाना जरूरी है, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड और पोजीशन मस्ट बी चेंज, तो उसकी पोजीशन जो है चेंज होनी चाहिए। अब है आपकी बुक में कि फैक्टर्स बताओ कि जो इसके ऊपर वर्क करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन। फैक्टर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। फैक्टर इफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहने का मतलब ये है फैक्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट है कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मान लो ये कोई स्टोन है, मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, ये जो है स्टोन मूव नहीं किया, डज नॉट मूव, डज नॉट मूव। तो अगर ये मूव नहीं किया दैट मीन नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, कोई भी काम नहीं हुआ, नो वर्क इज डन। ठीक है, अब इसी स्टोन के ऊपर मैं फोर्स जो है अगर मैं 3 गुना कर दूंगी, ठीक है, 30 न्यूटन कर दूंगी, तो ये जो है स्टोन मूव करेगा। तो ये स्टोन इधर पहुंच गया पोजीशन बी के ऊपर, ठीक है, तो दैट मीन उसने डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे 10 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड है 10 और 30, दिस इज ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब कि जब फोर्स जो है, कहने का मतलब यहां से ये निकला, अगर फोर्स इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो बॉडी जो है वो मूव करेगी। ठीक है, फोर्स ज्यादा होगी तो बॉडी मूव करेगी, अगर फोर्स जो है फोर्स कम होगी तो बॉडी मतलब कहने का मतलब मोर फोर्स तो मोर बॉडी मूव, अगर लेस फोर्स तो लेस बॉडी मूव, और अगर नो फोर्स नो बॉडी, तो यहां पे भी वर्क डन हुआ,
क्योंकि कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, बट यहाँ पे नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, इस केस में भी वर्क नहीं होगा। तो ये था फैक्टर, और जो मैंने आपको बताया, मैंने यूनिट भी बता दिए आपको, फैक्टर भी बता दिए। अब देखो कहने का मतलब ये है, इसके सेकंड जो एग्जांपल है वो देखो, इसका सेकंड है कि डिस्टेंस, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। ध्यान से देखो, समझो इसको। ये बॉडी है, ये स्टोन है हमारे पास, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया और ये बॉडी इस तरफ चली गई, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसने डिस्टेंस भी कवर किया, दैट मीन वर्क डन हुआ, ठीक है। ये इसकी बी पोजीशन है, ये इसकी ए है। अब देखो ये लिखा है डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब अगर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो तो बॉडी भी इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। ये फोर्स लग रही है बॉडी पे, तो बॉडी मूव्स, ठीक है। तो मतलब जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे, अगर आप ऐसे फोर्स, ये बॉडी है, ये स्टोन है, अगर आप इधर से फोर्स लगाते तो ये बॉडी इस तरफ मूव करती। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिस्टेंस मूव बाय बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे बॉडी उसी तरफ मूव करनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे आप कह लो आपके हाथ में कोई बकेट है, ठीक है, बकेट ऑफ वाटर, बकेट ऑफ वाटर, अगर मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, ये सीढ़ियां हैं, तो ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ये जो है ऊपर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर जाने के लिए, अब फर्स्ट फ्लोर पे आए, दैट मीन आपने काम किया। अगर मैं यही बोलूं कि आप सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो, तो फोर्स जो है जिस तरफ लगेगी आप उसी तरफ मूव करोगे, तो कहने का मतलब आपकी पोजीशन उसी तरफ जो है चेंज होगी। तो इसको बोला जाता है कि डायरेक्शन, डिस्टेंस मूव बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ फोर्स लगेगी बॉडी उसी तरफ ही मूव करेगी। इज दिस क्लियर? अब देखो अगर आपको पूछा जाए कि 1 kg जो है कितने न्यूटन के इक्वल होता है, तो आप लिखोगे 9.8। ये वैल्यू पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करेंगे कि 1 kg जो है 9.8 न्यूटन के इक्वल होती है। क्लियर जी? अब देखो अगला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ये दो बॉय हैं, ठीक है, ये दो बॉय हैं ए और बी, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को एक ही टास्क दिया, कोई टास्क दिया कंप्लीट करने को, ठीक है। तो ये इस बच्चे ने, मान लो मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया, मैं टास्क दिया कि आप 10 क्वेश्चन रिवाइज करो, ठीक है, 10 क्वेश्चन रिवाइज करो। अब इस बच्चे ने, ए वाले बच्चे ने विद इन ए हाफ आवर ये जो है काम कंप्लीट कर दिया, और ये वाले बच्चे ने 1 आवर या उससे ज्यादा टाइम लगाया। दैट मीन ये इसकी कैपेसिटी थी कि उसने जो है उस, जो एक बच्चा उसी काम को 1 घंटे में कर रहा है और एक जो है आधे घंटे में कर रहा है, तो ये दोनों की कैपेसिटी का फर्क होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क, तो इसको बोला जाता है। जैसे अब देखो एक और वर्ड से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना, तो एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, फुटबॉल रन ओवर ऑल द फील्ड, तो आपने एनर्जी, आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे यूज होएगी फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि आप उसको ग्राउंड में खेल रहे हो, तो जो एनर्जी जो है, एनर्जी, एनर्जी का मतलब कह सकते हो कि एनर्जी लगेगी
तो आप फुटबॉल खेल पाओगे। तो कहने का मतलब है एनर्जी स्पेंट व्हेन बॉडी डज वर्क, तो एनर्जी लगेगी तो ही बॉडी जो है आगे मूव करेगी। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप पूछा जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिश्ता है, दोनों का क्या रिश्ता है आपस में। देखो, आपने बाइसिकल चलाया, ठीक है, आप बाइसिकल चला रहे हो, 2 घंटे से चला रहे हो, दैट मीन उसके बाद आप टायर्ड हो जाते हो, आपने 2 आवर जो है इसको चलाया, ठीक है, पेडलिंग करी, तो आप टायर्ड हो जाते हो। टायर्ड क्यों होते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी यूज हुई, एनर्जी स्पेंड हुई है यहाँ पे, तब जाके 2 घंटे आप जो है काम कर पाए। तो कहने का मतलब है कि लॉट ऑफ एनर्जी स्पेंड इन डूइंग वर्क बाय यू। तो उसके बाद है कि डू मोर ऑफ वर्क नीड मोर एनर्जी, मतलब अगर मान लो 3 घंटे आप बाइसिकल चलाते तो आपको जो है 3 घंटे के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इन चेंजिंग इट्स स्टेट इज सेड टू बी एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी। मतलब कि कहने का कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आपको किसी भी काम हो, इवन कि आपको पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी का एग्जांपल और एक ले सकते हो, एक बॉय जो है, 2 बॉय हैं, ए बॉय और बी बॉय, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला बच्चा जो है 2 घंटे लगातार पढ़ सकता है और ये बच्चे की सिटिंग ज्यादा से ज्यादा हाफ आवर है। कहने का मतलब है दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि अब देखो, अगर कोई 2 घंटे बच्चा पढ़ रहा है तो उसने कुछ ना कुछ तो रिवाइज किया होगा, लेकिन हाफ आवर में बच्चे ने कितना को रिवाइज जो है कर लिया होगा। तो कहने का मतलब जितनी आप एनर्जी लगाओगे उस हिसाब से काम होगा। अब इसके अगर एसआई यूनिट पूछे जाते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी, तो इसके भी वर्क जैसे ही यूनिट होते हैं, आप लिखोगे जाओ, इसको भी जूल से ही मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि जहां तो आप कहते हो एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं इसकी टाइप के बारे में पूछूं तो टाइप कितनी है, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको मैं एम ई से लिखूंगी, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड लिखोगे आप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, तो आप लिखोगे सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें अगर आपको एग्जांपल समझना हो तो आप लिख सकते हो कि जो एरो है, एन एरो, एरो ऑन ए स्ट्रेच बो, ऑन स्ट्रेच, तीर कमान आपने देखा होगा, आप जब उसको एरो को उसके बीच में रख के खींचते हो तो तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आप जो है रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच का एग्जांपल ले सकते हो, रिस्ट वॉच में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है जब तक आप उसको वाइंड कर रहे होते हो, तब भी दे रहे होते हो तब तक। जहां आप लिख सकते हो रॉक ऑन ए हाई हिल, हाई हिल। तो ये सारी एग्जांपल किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है मोस्टली पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, पोजीशन और शेप के ऊपर। आगे है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मूवमेंट, मूविंग, मूविंग बॉडीज, जितनी भी मूविंग बॉडीज आप अपने ऑल अराउंड देखते हो, जैसे फैन इज मूविंग, उसमें भी फैन मूविंग कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। कार मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, तो ये सारे जो हैं इनके ऊपर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। कार मूव कर रही है, अगर आप कहते हो कि स्विंगिंग ए
पेंडुलम, पेंडुलम में मैकेनिकल एनर्जी कह लो, क्योंकि दोनों चीजें आ जाती हैं उसी के अंदर। ठीक है, अभी अगला टॉपिक जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अराउंड होगा, जिसको मैं वहां पे जो है मतलब एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको जिस तरह आपने वर्क और एनर्जी किया आपको समझ आ जाए कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो बस ये चैप्टर आप समझ के करो। रीजनिंग मैंने आपको दे दी, इसमें मैंने वर्क की जो है डेप्थ, वर्क की डेरिवेशन भी करवा दी है, वो स्टार्टिंग में है डेरिवेशन। ठीक है, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।